कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तुझे तो याद होगा ना कि कौन है बंदा? जान तुझे पता ना कौन है ये? अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि तू इस तरह से शुरू करने लगा। मुझे अभी तूने पहले कहा था कि हम प्रोफेशनल स्टार्ट करने लगे और मैं तैयार था प्रोफेशनल सुनने के लिए। सही, इसलिए मैं तो मैंने तैयार था कहा कुछ था। प्रोफेशनल सुनने के इसलिए लिए, मैंने कहा था। देखो लेकिन बड़ा ऑथेंटिक रिस्पांस मिला मुझे। मेरा मुझे काफी पानी अच्छा लगा। खैर, पानी गिरने लगा था लैपटॉप पे। तो गाइस, here we are again with the 11th edition to From Windows podcast। और मैं भूल गया कि हमने उर्दू में बोलना था। और ठीक है? पहला डबल डिजिट पॉडकास्ट है और हम 11th एपिसोड पे डबल पहुंच डिजिट। चुके हैं। डबल क्या डिजिट बात है भाई, क्या पहुंच गए डबल डिजिट पे। उम्मीद नहीं थी। वैसे यार कई बार यार जो है फैजान, ना, आज मैं से कुछ महीने पहले हम बैठे हाँ, हुए मैं थे। भी वही कहने लगा था। कई बार मैं सोचता हूँ इस बारे में कि आज से कुछ महीने पहले मैंने तुझे कॉल की, फजील पॉडकास्ट बनाया, तूने कहा चलो। मैंने कहा चलो, ओके डन। टॉपिक क्या है? फ्रॉम विंडोज। ओके परफेक्ट। मतलब उस और वक्त फिर मैं हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम डबल डिजिट क्रॉस करेंगे। ऐसे और हमने बात की थी मेरे ख्याल ट्यूसडे को, और हमने फ्राइडे को पहली एपिसोड रिकॉर्ड की थी। ठीक। और हाँ एग्जैक्टली, हमने कहा बस तैयारी पकड़ लो, टॉपिक तैयार किया था। नहीं बल्कि अगले दिन किया था हमने। इसका नहीं मुझे पूरे नेक्स्ट तरीके से डे। याद, लेकिन हमने फौरन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और आज 11th एपिसोड पे हैं। सही। सो कंग्रेचुलेशंस टू अस, टू अस। क्योंकि आप लोगों ने तो सुना नहीं हमारा पॉडकास्ट। और हमारे चार नहीं लोग जो बल्कि हमारी जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे होंगे वो और तो जो सुना चार उन्होंने। लोग जो और उसी से बिग एक ब्रेन। और उसी से आज की ये मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ फ्यूचर व्यूअर्स के लिए, जो फ्यूचर लिसनर्स होंगे। आप सब कहाँ थे पहले? आ गए हो ना आप वापस? देखो मुझे पहले पता था आप लोग आओगे, मुझे उम्मीद थी आप लोग आए। खैर, ये बाकी के चुस्से हम बाद में करेंगे। सही। आज का हमारा टॉपिक है VW ग्रुप, द प्यो ऑफ ऑल द ऑटोमोटिव कंपनीज आउट देयर। प्यो नहीं बल्कि दादा भी। इंटरेस्टिंग बात है कि काफी ज्यादा लोग, मेरे ख्याल मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, आउडी, स्कोडा, बेंटले, सिएट, बेंटले, मैन, दुकाटी, इन कौन है? सारी कंपनीज हाँ, में क्या सिमिलरिटी है? इन सारी कंपनीज में VW ग्रुप सारी VW ग्रुप को बिलोंग करती है। और इसी टॉपिक के बारे में हम आज इनमें से कोई छोटा ब्रांड नहीं है, कोई छोटा कार ब्रांड नहीं है। मतलब दे हैव ऑल द टॉप टियर लग्जरी ब्रांड्स लाइक बेंटले एंड द टॉप हाइपर कार परफॉर्मेंस ब्रांड बुगाटी, जिनकी फास्टेस्ट कार है बुगाटी। आज का शिरॉन है जो 1500 हॉर्स पावर है, वो भी उनकी अम्ब्रेला के अंडर है। फिर मिडिल लग्जरी ब्रांड ऑडी। फिर उनके पास सिंपल जो उनका मैस मार्केट ब्रांड है वॉल्क्सवैगन के नाम से, जो उनका अपना ओरिजिनल ब्रांड था। फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में स्कोडा, मैन है। फिर उनकी परफॉर्मेंस बाइक में भी उनकी है बिजनेस, जो दुकाटी जिससे तूने बताया। एंड इनका तुम पोर्टफोलियो देखो ना, तो इन्होंने काफी सिलेक्टिव और काफी सोच समझ कर एनालिसिस के बाद इन्होंने अपने पोर्टफोलियो बनाया। मतलब आपके पास इन्होंने अगर देखो वो चाहते तो डिफरेंट बिजनेस में अपना को डाइवर्सिफाई कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा नो, दे नो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बेटर। तो उन्होंने कहा हम अगर इसी में अपना पैसा लगाएं स्मार्टली तो वी कैन मेक इट बिग। इन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं की, सिर्फ हॉरिजॉन्टली अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड किया, यानी कि उसी मार्केट में रह के डिफरेंट सेगमेंट्स को हिट किया। सही। तो फसी क्या ख्याल है उससे पहले कि हम इसकी वजह से डिटेल में इस बारे में बात करें कि VW के बारे में उससे पहले कि हम डिटेल में बात करें, आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत सरप्राइजिंग और बहुत कूल गेस्ट भी है। सही। और फसी इंट्रोड्यूस करेगा उसको, लेकिन चलो ठीक है, इंट्रोड्यूस करेगा फसी। So guys, I'm just kidding. We have a guest with us today. Her name is Khatija and she's also a friend of ours, mutual friend, and she's an avid listener to our podcast. हर वक्त मेरे ख्याल से कुछ 10-15 लोगों में होती हैं और हमेशा मुझे अच्छा फीडबैक देती हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनको हम पॉडकास्ट बनाएं और आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाएं, जो बाकी के 10-15 लोग हैं, कि इनके बारे में जाने और हम इनसे इनका कीमती कह देते हैं, चलो कोई नहीं
कीमती राय लेंगे कि आपका हमारे पॉडकास्ट के बारे में क्या है और सजेशंस, जस्ट सिंपल हैंग आउट टाइप सीन, लॉकडाउन हैंग आउट। एग्जैक्टली So, सही। तो उसको मैं अनम्यूट करता हूँ और आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम टू द अस्सलाम पॉडकास्ट वालेकुम खदीजा, कैसी हैं आप? आप वालेकुम कैसी हैं? सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल क्या ठीक। वैसे आपका हाल है? आपको हमने आपकी नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग से डिस्टर्ब करके बुलाया आज। कोई बात नहीं, आई कैन मेक टाइम फॉर द पॉडकास्ट। अच्छा, तो पाकिस्तान आजकल में आप कौन से नेटफ्लिक्स का शोज बिंज वॉच कर रही हैं? पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स का क्या हिसाब है? सारी नेटफ्लिक्स नॉर्मली वर्क करता है जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में, या फिर रिस्ट्रिक्शंस है? रिस्ट्रिक्शंस एज एन इस तरह कंटेंट के थ्रू है कि जो साउथ एशियन कंटेंट है ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो कंटेंट यूज होएगा वो इसी पाकिस्तान में आएगा। तो जो यूएसए, कनाडा, बाकी कंट्रीज में जो मेरे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर कंटेंट्स हैं वो उस तरह नहीं आते जल्दी जितना पाकिस्तान में आते हैं। सही। तो नेटफ्लिक्स का ये सीन है पाकिस्तान। सही। तो खदीजा, क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पॉडकास्ट के बारे में कैसे पता चला? फसी ने बताया था when you guys started your Instagram page, तो तब उसने मुझे कहा था कि follow this, and that's how I got to know about it. And how was the first episode? The first episode. Okay, I have a question for you. You Yeah. listened to the first episode, ठीक है? Yeah, I And did. you listened to the recent episode we uploaded today, जो आज अपलोड हुआ है। क्या डिफरेंस आपको नजर आया उसमें? Major difference. फजान की उर्दू Major बहुत as in- बेहतर हो गई है। ये तो ठीक है, ये तो That's इस a बात plus से मैं point. एग्री करूंगा। मेरी उर्दू And, वाकई बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि अब मैंने पहले ही कहा था कि इंट्रोडक्शन से पहले मुझे एक रियलाइजेशन हुई थी कि खदीजा को जब हमने पॉडकास्ट में इनवाइट किया तो मैंने कहा कि तकरीबन 5 साल हो गए हैं किसी पाकिस्तानी स्पीकिंग वुमेन, उर्दू स्पीकिंग वुमेन से बात किए को। सही। और तकरीबन 5 साल हो गए ओके, उर्दू, क्योंकि वो यार डाउन हो गया तो बहुत। जर्मनी में उर्दू नहीं मुझे कहते, पता है जर्मनी तू में किस तरह पाकिस्तानी। बोलता है। तू पहले जर्मन में सोचता है, फिर तू उसको हाँ। उर्दू में ट्रांसलेट करता है, फिर बफरिंग स्पीड होती है, फिर इंटरनेट भी स्लो है जर्मनी में, तो थोड़ा टाइम लगता है। ओके, थोड़ा टाइम लगता है। एग्जैक्टली। और इस वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता फसी से और विजडान से बेइज्जती करवा के उर्दू काफी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि अब हर रोज ही फसी से तो तकरीबन हर रोज बात होती है। ये तो एक चीज है ना कि फजान की उर्दू काफी इम्प्रूव हुई है, और कंटेंट रिलेटेड या क्वालिटी रिलेटेड Content भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। You guys have this ratio of humor and information, जो कि पहले इतना अच्छा नहीं था, you know. But now you guys can. हम चूसते पहले नहीं मैं ये मैं नर्ड कह रही हूं। Not but I'm saying. जिससे वैसे तुम लोग हर पॉडकास्ट में मारते हो, but they're good. So. अब हम कल बाद जमात खदीजा की इस जुगत पे हंसेंगे। मैं 15-20 लोग इकट्ठे करूंगा, उन सबको फिर ये जुगत सुनाऊंगा। This was not even a jugat, Fasi. Exactly my It was point. not. It was ये not. होती है साइकोलॉजी लोगों। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे साइकोलॉजी पे। ठीक है, चार उसे बोल लेंगे एक बार फसी बोल लेंगे, काटे हुए एक बार उसे अपना फीडबैक दे देना। इंपॉर्टेंट फीडबैक। मैं नोट्स बनाता हूँ फीडबैक। ओके, सो या एक की चीज फजान की उर्दू इम्प्रूव हुई, दूसरी चीज कंटेंट बेहतर हुआ। अच्छा, और क्या चीज आपको फील हुआ है कि भाई ये बहुत डिफरेंट हुई पहले पॉडकास्ट से अभी? क्योंकि एडिटिंग में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस आए हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक और हमारे टॉपिक्स और सारा बैकग्राउंड म्यूजिक अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। हाँ, अच्छा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है। एंकर पे हम जो प्लेटफॉर्म है ना, उस पे जो पॉडकास्ट अपलोड होता है उस पे बैकग्राउंड यूजुअली डिफरेंट होता था। वो कॉम्पटन नाम था उस बैकग्राउंड म्यूजिक का, बट वो जो कॉम्पटन म्यूजिक है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डाउनलोड एंड कॉपीराइट इश्यूज उस पे, तो इस वजह से हम यूट्यूब पे यूज नहीं कर सकते वो। तो हमने ये डिसाइड किया कि यार वहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, यूट्यूब पे डिफरेंट होता है, तो एक क्या कहते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए इस चीज में कि एक जैसी होनी चाहिए हर जगह। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक ये साउंड ट्रैक सेलेक्ट किया फजान ने,
उसने कहा ये 2 3 4 अच्छे हैं, इनमें से एक कर लेते हैं, तो हमने कहा ये बेहतर है, तो वो ही हर जगह होगा। और उसमें तुमने मुझे बताया था कि इशू ये है कि जो म्यूजिक है वो जरा थोड़ा लाउड है। हाँ तो फिजान ये नोट बनाओ। ओके और मैंने तो वैसे -22 डेसिबल किए थे, लेकिन खैर और कम कर देता हूँ आवाज उसकी। अच्छा कितनी तुम हमारे पॉडकास्ट के अलावा और पॉडकास्ट सुनती हो? नहीं। क्या बात है भाई, माशाल्लाह, ये अजीब सी खुशी हुई है ये बात सुन के। याद है हम स्कूल में एक चीज बोलते थे, क्या? एक चीज बोलते स्कूल में, आई मीन वाओ, exactly. I mean, wow. I remember. आई मीन वाओ। फिजान ने फिर एक ही मेरा बन गया, फिजान ने फिर अपना इन्वेंट किया था फैंटाबुलस। याद है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने पुराने वक्तों की बात नहीं करनी इस वक्त। फिजान ओके ही इज डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि पॉडकास्ट में मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि एक पॉडकास्ट था जो कि हमने 2.5 घंटे का हाँ एग्जैक्टली, हम ऑफ टॉपिक हो रहे हैं थोड़ा, बहुत एग्जैक्टली ऑफ टॉपिक था। तो फ्यूचर टॉपिक्स में आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि you would like to listen to these kind of topics in the future? I loved that podcast which Alexis पे था. So if you guys could do something similar to that, क्योंकि a lot of people are Alexis पे जो था. अच्छा Alexis पे automotive topic, ठीक है. क्योंकि a lot of people are interested in that. आज उसी पे है. तुमने सुना नहीं ना जब शुरू में इंट्रो दे रहे थे? तुम उस वक्त कैमरे में अपनी शक्ल देख रही थी ना, मेरा मेकअप ठीक हुआ है कि नहीं? पता था? अब तुम सबको बताओगे। अच्छा मेकअप से इंपॉर्टेंट फीडबैक मैं और फसीस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अगली एपिसोड्स में, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ऑडियो विजुअलाइजेशन है कि अभी तो इस वक्त सिर्फ एक ऑडियो विजुअलाइजेशन है कि सिर्फ जो पॉडकास्ट है वो वेव फॉर्म पे या पे अपलोड हो रहा है या पे सिर्फ एंकर पे। तो बाद में जो YouTube पे एपिसोड्स जाएंगे उसमें फसी और मैं हम लाइव नजर भी आ रहे होंगे, ठीक? तो should that be included या फिर is it unnecessary? I think it should be because जो आप लोगों का first podcast था that was a video podcast, right? And I noticed कि उस पे ज़्यादा views आए हैं. So I think people like to see you when they hear you, you know. फजान तो handsome बहुत असल में, बात पता क्या? यही तो मसला है, exactly बात तो यही है वैसे। यही मसला है मेरा इसी वजह से मेरा कैमरा बार-बार खराब हो जाता है। इसी वजह से नहीं कर रहा था यार, बात तो फजान को इतने मैसेजेस आ जाते हैं। अफसोस। अच्छा बस ठीक है, तू ना काफी लाइन क्रॉस कर गया जो मैंने ड्रॉ की थी कि इससे आगे नहीं जाएगा, तो वो पीछे आ जा वापस। अब ठीक है। ओके काफी सर्दी हो गई इस पॉडकास्ट में आज। हाँ फ्यूचर में हमने डिसाइड किया था कि हम असल में बात पता क्या थी कि फॉर दैट टू हैपन, मतलब वीडियो प्रॉपर हम सोच रहे थे अगर हमने वीडियो अपने डालनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की हो, इट शुड बी इन एचडी, ना कि ये घटिया 300 350p में आई वीडियो जो ऐसे हो रहा है, फजान अटक रहा है, मैं अटक रहा हूँ। तो उसके लिए प्रॉपर हमने प्लान किया कि एक प्रॉपर स्टूडियो बनाएंगे पाकिस्तान में। अपना स्टूडियो प्रिपेयर करूंगा, फजान का ऑलरेडी है, लेकिन उसके लिए हमें DSLR प्रॉपर इक्विपमेंट सेट करने पड़ेंगे। तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन प्रोबब्ली इन कमिंग वीक्स इंशाल्लाह। सो गुड। तो आप लोग सब तैयार रहिएगा हमारी मनुष्य शक्लें देखने के लिए। और कोई मेरी तरफ से और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब अगर ऑफ द टॉपिक फर्स्टली तूने ऑफ द स्क्रिप्ट जाना है तो आप जा सकते हैं। अच्छा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, ऑफ द स्क्रिप्ट, सॉसी गॉसिपी क्वेश्चंस पूछेंगे। मजाक कर रहा हूँ, हम इस तरह का पॉडकास्ट नहीं बनाते। ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं है हमारा। अच्छा वैसे हमारा इधर मैं एक तरह हमारा दूसरा पॉडकास्ट सुना जो मेरा और विजदान का और फसी का एक साथ है, द शील्ड, वो वाला पॉडकास्ट सुना? नहीं फिर नहीं पता, हमने प्रमोट नहीं किया उसको। हमने उसको प्रमोट ही नहीं किया। सही। अच्छा मेरे ख्याल से वो नहीं बताना चाहिए, वो बहुत वाहियात है। वो ना ही सुनना। नहीं कुछ नहीं, ना सुनना, कोई बात। हमने कोई बात ही नहीं की इस बारे में, हमने कोई बात ही नहीं की। पहली एपिसोड पे हमारा कॉपीराइट
इन्फ्रिंजमेंट का आ गया था मैसेज द शील्ड की। सही वाओ इस वजह से वो ना ही सुनना। खैर इट हैपेंस, होता है, होना ही था। आप YouTube पे आए हो, इस तरह के एक थप्पड़ तो पड़ना जरूरी होता है। एक दो पढ़ने जरूरी होते हैं। एक दो पढ़ने जरूरी होते हैं। खैर Kadir, do you have any questions for us or something you expect us to do except other things? हम नाचने नहीं वाले तुम्हारे लिए, ना ही किसी के लिए। कोई क्वेश्चंस आपको हमारे लिए, हमारे पॉडकास्ट, हमारे चैनल प्लेटफॉर्म? let me think. ये तुम Would you मेकअप करते guys- वक्त सोचती ना तो अच्छा होता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। फंसी तो मेरे मेकअप के पीछे ना पड़ो। यार फंसी अच्छा बोल भाई। लेने तुम कब दे। से अपनी फंसी बोल दाढ़ी फंसी सही बोल कर रहे बोल थे? अच्छा यार मेरी बुरी आदत है नहीं ना, यार फंसी बोल आई लेने। कांट कंट्रोल माई सेल्फ, किल मी। मुझे नहीं पता। self control. अच्छा बताओ। I want to ask you, would you guys consider making podcasts on diverse industries? जैसे तुमने मेकअप की बात किया, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे would you guys ever make a podcast? ये on सारे ये काफी हमारे जो एपिसोड के लिस्ट है हाँ ना, हमने डिसाइड हमने किया था। बहुत ज्यादा काइली different जेनर के topics क्या choose ब्रांड किए। है? काइली जेनर के ब्रांड का क्या that? नाम है? Kylie Cosmetics. खाली कॉस्मेटिक। हाँ उस पे बात की थी कैसे वो बिलियनियर बन गई फॉर सम रीजन। मुझे हाँ। और ऑनेस्टली अब तक फाइनेंशियली Yeah. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस तरह बिलियनियर बनी है। यंगेस्ट पर इस पे भी हमने डिसाइड किया। फिर एक ब्रांड था, एक और ब्रांड था कॉस्मेटिक्स में, लॉरियल पे हमने कहा था बात करेंगे। Yes, L'Oreal भी L'Oreal is a cosmetics में good आता है ना? brand. फिर एक दो Yes. ब्रांड और है यार, लड़कियां जिसका बड़ा नाम लेती हैं यार, बड़ा Huda Beauty मैक नहीं हुदा ब्यूटी का तो मुझे नहीं पता। मैक, वो भी है। Mac? Mac, oh Mac, yeah. हाँ आई एम इन्फॉर्म्ड। वो होती है ना, तुझे बहुत पता है ना वैसे मैक का। मुझे वाकई काफी पता ऑफ है। कैमरा तो क्या करता है? मेरी 5 बहनें हैं, इस वजह से जब गिफ्ट्स वगैरह खरीदने हो तो पता होता है फिर क्या फील हो चाहिए। रहा है कि तेरे अंदर एक औरत फंसी हुई है, फील हो रहा है। मेरे अंदर तेरे से ज्यादा मर्दानगी है। तेरी खैर, वो मैं मर्दानगी तेरे अगर से बाद मेरे तेरी मर्दानगी अगर मेरी मर्दानगी के साथ नहीं, कंपेयर ये तो करो ना, फिर तो इतना भी नहीं attack ग्लास है, ये फिगर, attack इतना है, भी ये नहीं तू ग्लास attack कर रहा है मुझे, ये तू मुझे अटैक कर रहा है, ये तू मुझे अटैक कर रहा है। अब ये मेरा पॉइंट प्रूव कर, तो मैं तुझे बाद में पकड़ूंगा। खैर खदीजा, it was great having you on the podcast, and do you future recommendations going? Good recommendations? Not a lot actually. You guys have improved a lot, and you're doing pretty well. So I think that's it for now. Great. Thank you so much for giving your time to us. Thank you for having me. अब आप Netflix खोल सकती हैं वापस और चिप्स और वगैरह खोल सकती हैं। I hope you're feeling better now. Yeah, I do. Thank you. Okay, great. Thank you very much for joining Okay, us। so और मैं रिकॉर्डिंग को बंद करने See लगा you हूँ। next time. 100th एपिसोड पे खदीजा को दोबारा इनवाइट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट आई है हमारे अंदर। थैंक यू खदीजा का कि एज अ गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आई और फॉर लिसनिंग टू इट एक्टिवली। अब हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक फाउवी ग्रुप, VW ग्रुप। और फाउवी जो है इसकी जर्मन, क्योंकि जर्मन कंपनी और मैं जर्मनी में रह के VW जब कहते हैं ना तो मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि असल में जर्मन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है फाउवे। फाउवे इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन Volkswagen है ना इसका, Volkswagen AG। हाँ, Volkswagen आगे। अच्छा AG क्या है? मैंने आमतौर पर देखा है जर्मन कंपनी पे AG लिखा होता है या GmbH लिखा होता है। सही GmbH, ये जो लिमिटेड कंपनीज है ना, प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्राइवेट लिमिटेड जो होती है वो होती है GmbH, और जो इंस्टीट्यूट जो के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड की जा सकती है, जिसके शेयर्स करते हैं पब्लिक कंपनी, वो होती है AG। सही। GmbH का मतलब होता है Gesellschaft mit beschränkter Haftung। हाँ, इसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड। एग्जैक्टली ये इसकी ट्रांसलेशन ये है। और AG stands for Aktiengesellschaft, और इसका मतलब होता है पब्लिक लिमिटेड नहीं, इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होती है कि वो कंपनी जिसके शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अक्सिय का मतलब होता है शेयर, और गेजेलशाफ्ट का मतलब होता है कम्युनिटी। अच्छा, कम्युनिटी। हाँ, ठीक है, चलो
अब हम वापस आते हैं अपने ग्रुप पे। अब फिजान ने हमें जरा जर्मन थोड़ा माइनर लेवल जर्मन कोर्स भी दे दी है, व्हाट AGN GmbH स्टैंड्स फॉर। क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने GmbH राइट, यूजुअली पाकिस्तानियों ने देखा होगा। पाकिस्तान में यूहू एक वो ग्लू ब्रांड है, उनके नाम के साथ आता है GmbH, आप सब देखिएगा जाकर। और that's basically private limited in German। PVT लिखा होता है ना हमारे यहाँ कंपनीज पे, वहाँ GmbH बेसिकली लिखा जाता है। खैर, अब हम आते हैं वोल्क्सवैगन ग्रुप पे। ये ग्रुप बेसिकली बना है, स्टार्ट करते हैं वोल्क्सवैगन कंपनी पे। We started in 1937, almost 83 years ago। मतलब एक कंपनी 83 years ago जो सिर्फ सिंपल कार्स बनाती थी, एक ब्रांड था। And now after 83 years it has around 100 production facilities, so proper mega factories हैं इनकी जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं। और इनका एनुअल रेवेन्यू जो लास्ट ईयर का था वो था $282.9 billion। बड़ी बात है भाई, कहना ये जो है ना काफी बात है ये। बिकॉज फॉर अच्छा इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो रेवेन्यू होता है ना वो अचीव करना बहुत इतना मुश्किल होता है, बिकॉज ये गाड़ी यूजुअली हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इट्स यूजुअली फॉर सम पीपल इट्स a want, for most people it's a want and for some people it's a need। तो इसलिए रेवेन्यू $282 billion एक बहुत बड़ी बात है फॉर एन ऑटोमोबाइल कंपनी। एंड इट्स द सेकंड बिगेस्ट no it's the first क्या कहते हैं first company, this is the largest automobile maker by sales। It overtook Toyota in 2016 and it sells around, in last year it made around 10.9 million vehicles around the world। It has around 100 production facilities all around the world। और basically आपको last year का financial overview दूंगा तो इनकी operating income थी around 16.96 euros, because it's German company that's why it's in euros। You can 16.96 billion euros के million euros, billion million कहाँ भाई, it's a big deal for, it's a big deal। मैं वही बात कर रहा था अभी कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना प्रॉफिट अर्न करना बड़ी बात होती है। क्योंकि गाड़ियां उस लिहाज से बिकती ही नहीं है जिस तरह बाकी कंज्यूमर गुड्स बिकते हैं। एक इसकी मैं मजे की बात और ऐड करता हूँ। सही, जर्मनी जो है ना, जर्मनी अपनी डोमिनेंस जब भी किसी इंडस्ट्री में शो करना पसंद करता है ना कि हम डोमिनेंट है इस इंडस्ट्री में, तो वो इस तरीके से नहीं डोमिनेंस शो करते जैसे अमेरिकन कंपनीज शो करती हैं, दिखा के और ऐसे एग्जैजरेट करके, और जैसे अमेरिकन कंपनीज जो कि ऐसे दिखावा करके डोमिनेंस शो करती हैं। सही, जर्मन लोग जब डोमिनेंस शो करना पसंद करते हैं ना, वो बहुत ही फैक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल या फिर टेक्निकल बेस पे अपनी डोमिनेंस शो करते हैं। ठीक, और जो फावी ग्रुप की जो डोमिनेंस दिखाने के लिए कि हम क्या चीज हासिल कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने तैयार की है बुगाटी। सही, हर जो बुगाटी सेल होती है, हर एक सेल पे वो कंपनी लॉस करती है तकरीबन 2 मिलियन का या 3 मिलियन का, इतना एग्जैक्ट डिटेल नहीं मुझे पता। सही, हर बुगाटी के सेल पे वो कंपनी पैसे लूज करती है। ठीक, लेकिन फिर भी बुगाटी WV ग्रुप जो है बुगाटी को तैयार करती है, वो सिर्फ इस वजह से स्टेटमेंट है ना कि इट्स अ स्टेटमेंट टू द वर्ल्ड, इट्स अ स्टेटमेंट टू द वर्ल्ड कि हम ये कर सकते हैं, करके दिखाओ। ये basically it's a challenge for all the automotive companies around the world कि this is the highest pinnacle that you can achieve। इससे ऊपर जा, ये चैलेंज है एक बेसिकली पूरी दुनिया के लिए, जो कि सिर्फ अभी तक एक स्वीडिश कंपनी एक्सेप्ट कर पाई है, वो है Koenigsegg। अच्छा, एक मजेदार फैक्ट बताऊं आप लोगों को।
Volkswagen Group owns around 12 to 13 different car brands, ठीक है, जिसमें Porsche भी own करते हैं वो, ठीक है। अब Volkswagen Group में तुझे पता है 31 जो majority votes हैं वो किसके पास हैं? किसके पास है? Porsche holding के पास। मतलब कि the group owns the Porsche brand, but the Porsche holding that owns the entire group. So basically, Porsche is the leading business in ये क्या कहते हैं इस काम में सबसे आगे ऑटोमोटिव। तो अगर देखना काफी ज्यादा इटालियन कंपनीज हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी होगी, ठीक, तो इटालियन कंपनीज की काफी ज्यादा देर तक जो अभी तक भी प्रॉब्लम ये है, वो डिजाइन में कमाल है, वो इंटीरियर में बहुत अच्छे हैं, सही, वो हैंडलिंग वगैरह में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ईज ऑफ यूज और जो टेक्निकलिटीज है उसकी, रिलायबिलिटी वो उसके अंदर बहुत कम है, सही। और फिर लैम्बोर्गिनी ने खरीदी, ऑडी ने खरीदी लैम्बोर्गिनी, ठीक, और एक पिवटिंग पॉइंट था ये लैम्बोर्गिनी के लिए। तो नोटिस करेगा हिस्ट्री में जिस टाइम से पहले तबाह और गिरती, अजीब चलाई नहीं जाती थी, खोती रेडी थी कसम से। ऐसे ही है। और जिस पॉइंट पे ऑडी ने लैम्बोर्गिनी खरीदी है, नोटिसेबली आप वर्ल्ड वाइड देख सकते हो कि उसकी सेल्स बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं लैम्बोर्गिनी की। हाँ, अब वो इट सेल्स मोर कार्स देन फरारी। लैम्बोर्गिनी का तो मेन कंपेटिटर फरारी है ना, और उससे टेक्नोलॉजिकली अब कहते हैं जो टू मोस्ट रिलायबल सुपर कार्स है ना, वो एक लैम्बोर्गिनी हर्कन है और ऑडी R8। बोथ आर द मॉडल्स फॉर द VW ग्रुप। दोनों VW की। और ये है कि हाँ, अब आप सिर्फ सिंपली ये सवाल पूछ सकते हो कि एक कंपनी VW ग्रुप उसने कैसे ये हासिल किया कि वो सिर्फ एक बेसिक यानी कि हर गाड़ी के सेगमेंट पे सिर्फ एक बेसिक पर्सनल गाड़ी रखने के लिए, स्पोर्ट्स कार्स के सेगमेंट में, कुपेज के सेगमेंट में, सिडान्स के सेगमेंट में, SUVs के सेगमेंट में, हर सेगमेंट में एक कंपनी WV ग्रुप, फॉरवे ग्रुप कैसे डोमिनेट कर सकती है? सिडान में तो उनकी पोर्श आ गई, ठीक है, पोर्श सियान, जिसने बेसिकली लग्जरी SUV कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली। फिर लग्जरी सिडान्स में उनकी आ गई ऑडी, फिर अल्ट्रा लग्जरी सिडान्स में आ गई बेंटले, फिर हाइपर कार परफॉर्मेंस में आ गई आपका बुगाटी, और लैम्बोर्गिनी, पोर्शे। लग्जरी स्पोर्ट्स में आ गई आपकी पोर्श और लैम्बोर्गिनी। एग्जैक्टली। और ये नहीं कि वो सेक्टर में बनाकर बस बैठ गए हैं, हर कैटेगरी में टॉप कार्स हैं। ऑडी की A8 जो है वो इट्स रिनाउंड एज वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी कार इन द मार्केट, और पोर्श पैनामेरा, पोर्श सियान, ये सब टॉप लिस्ट में आती हैं। जब SUVs की बात होती है तो पोर्श सियान हमेशा उस लिस्ट में होती है। और अगर आप सुपर कार्स की बात कर लो, उसमें एवेंटाडोर आपके सामने है, हर बच्चा जानते हैं एवेंटाडोर। हर एवेंटाडोर तो हर किसी का ख्वाब है, मेरे भी सामने लगी है तस्वीर एवेंटाडोर की। ड्रीम कार एवेंटाडोर S, दिखाओ। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर S ग्रीन कलर में। नहीं, कलर में आज तक नहीं डिसाइड कर पाया, सही, क्योंकि लैम्बोर्गिनी अगर आपने लेनी है ना तो फिर आप वो शौकिया कलर लो, या तो उनका मायामी ब्लू लो या येलो लो, उनका जो बेसिक उनका फ्लैगशिप कलर है, हाँ, ये, या ग्रीन लो। लेकिन वाहिद गाड़ी की कंपनी लैम्बोर्गिनी पे जौन सा कलर चूज करो ना सूट करता है, सही, जैसे फेरारी हो, सही, फेरारी पे रेड के अलावा फेरारी नहीं लगती। हाँ, फेरारी का बेसिकली आप फेरारी सोचते हो तो आपको रेड ही नजर आता है, सही। लैम्बोर्गिनी, आप जब लैम्बोर्गिनी के बारे में सोचते हो तो आपको लैम्बोर्गिनी के कट्स नजर आते हैं, लैम्बोर्गिनी की शेप नजर आती है, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं ज़हन में आता। येलो कुछ हद तक कह सकते हो आप एसोसिएट कर सकते हो लैम्बोर्गिनी से, बट लेकिन उन्होंने कलर को डिफाइन नहीं किया ब्रांड के साथ ऐसे। बट लैम्बोर्गिनी का आप सोचते हो ना तो आपको एक एग्जॉटिक ब्रांड माइंड में आता है कि भाई इनकी गाड़ियां बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ऐसे ही
तो ये तो उनके बेसिकली ब्रांड पोर्टफोलियो के कौन कौन से ब्रांड्स हैं उनके पास। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी गाड़ियां रिलायबल क्यों हैं आजकल। अगर आप पर्सनली अगर मैं अपनी गाड़ियों की लिस्ट बनाऊं, इनमें 3-4 तो VW ग्रुप से ऑब्वियसली आ गई, ठीक है। वो इस वजह से आया था कि बिफोर वॉल्क्सवैगन एक्वायर्ड ऑडी, वॉल्क्सवैगन ग्रुप की भी अपनी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी गाड़ियों की रिलायबिलिटी टॉप में नहीं आती थी, जिसमें बहुत बड़ा स्कैंडल भी था जेटा का, जो कार्बन एमिशन था, वो तो अभी लेटेस्ट है ना, उससे पहले भी एक होता था। बट वंस दे एक्वायर्ड Audi was known for its reliability, for its technology। अपनी गाड़ियों में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते थे जो उस वक्त मार्केट में होती भी नहीं थी, जिसमें सबसे बेसिक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ DRL लाइट्स की, जो आजकल बेसिकली हर गाड़ी में आ रही हैं, फ्रॉम Hondas टू Bugattis। हर गाड़ी ने अगर आपको कोई स्टेटमेंट फिगर शो करनी है उसमें DRL जाएंगी, जो कि स्टार्ट की Audi ने R8 में, जो फर्स्ट R8 मॉडल था। और अफोर्डेबल लग्जरी सुपर कार का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने शुरू किया Audi ने, जिसमें R8 माइंड में आता है। TT आती है माइंड में, R8 नहीं TT आती है, TT आती है, TT मतलब कॉम्पैक्ट अच्छी सुपर स्पोर्ट्स कार पर और अफोर्डेबल में वही। बट ये चीजें जो मैं बात करता लायबिलिटी, कि आप VW का कोई भी ब्रांड ले लो, उन सब की गाड़ियां रिलायबल है, दे वोंट ब्रेक डाउन। उनकी मतलब गारंटी होती है, जिस तरह टोयोटा की गारंटी है ना, इस तरह जर्मनी में मेरे ख्याल से VW ग्रुप की गाड़ियों की गारंटी मर्सिडीज की ज्यादा है। मर्सिडीज की जर्मनी में होगी, लेकिन बाकी जो उनका ऑडी, बेंटले ऐसी है, लेकिन नहीं, आप इस लिहाज से देखो ना कि उनकी पहले क्या हालत थी। ऐसी है, मर्सिडीज को और ऑडी को और BMW इन तीनों को एक ही जगह पे रखा जाता है, यानी कि तकरीबन बराबरी पे। लेकिन अगर आप जो क्वालिटी है ना, वो ऑडी मर्सिडीज की ऑब्वियसली ज्यादा होगी, वो तो मुझे पता है। मर्सिडीज की क्वालिटी, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर की क्वालिटी, उनका फोकस ही सिर्फ इस पे है कि वो क्वालिटी हो। लेकिन देखो ना, उन्होंने इतने ब्रांड्स में डाइवर्सिफाई नहीं किया अपने आप को, उनका फोकस ही एक ही जगह पे है। ऐसे ही है, मर्सिडीज सिर्फ मर्सिडीज ही रही है, बस यही है। सही। और उनका एक छोटा स्मार्ट कार का ब्रांड है, छोटी छोटी गाड़ियां ऐसी है। लेकिन VW ने कहा कि भाई हमने तो दुनिया को उठा के तो हिला देना। हाँ, सारे ब्रांड हमें दो। उन्होंने देखा उनके पास कोई अमेरिकन ब्रांड नहीं है। अमेरिकन ब्रांड? हाँ, उनके पास कोई अमेरिकन कार ब्रांड नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका में काफी ज्यादा VW ग्रुप की गाड़ियां चलती हैं यार। एक वॉक्सवैगन हो गई, स्कोडा हो गई, पोर्श हो गई, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, बेंटले, सारे ब्रांड्स तो हैं ये वहाँ पे, और सारे नॉन ब्रांड्स हैं वहाँ पे। और बेंटले को जर्मनी में कम पसंद किया जाता है, अमेरिका में ज्यादा पसंद किया जाता है। वो ब्रिटिश ब्रांड है ना। बेंटले को यहाँ पे कम लोग, बहुत कम मैंने देखी है बेंटले यहाँ पे, बहुत ही एक्सट्रीमली कम, बहुत एक्सट्रीम कम। अच्छा, इस अल्ट्रा लग्जरी सेडान्स में कौन सी गाड़ी है वहाँ पे? ऑडी और मर्सिडीज। नहीं, वो तो है ना, नहीं वो एक है, आप लग्जरी बोलते हैं, एक होती है अल्ट्रा लग्जरी, जैसे रोल्स रॉयस। अल्ट्रा लग्जरी नहीं, इस तरफ बाकी बहुत कम है ना। मैंने रोल्स रॉयस इतनी देखी है, ना ही मैंने बेंटले इतनी देखी है। सही। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस जर्मनी में देखो तो रोल्स रॉयस की ज्यादा प्रेफरेंस है बेंटले की निस्बत। सही। बेंटले का तो कंपेटिटर रोल्स रॉयस ही है ना। ऐसी है, लेकिन दोनों की बहुत 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 एक्सट्रीम कम मार्केट शेयर है। सही। अगर आप देखो ना कि अगर आप पूछो ना जर्मन्स को कि आप क्या प्रेफर करोगे लग्जूरियस सेडान में, ठीक, तो वो ऑडी A8 लेंगे या फिर मायबाख लेंगे मर्सिडीज की। वो नेशनलिज्म का फैक्टर आ गया ना कि स्पोर्ट लोकल ऐसे है वो। हाँ, वो नहीं नेशनलिज्म का फैक्टर नहीं है, मेरे ख्याल से ज्यादा होम बायस है कि ये हमारी कंट्री में गाड़ी तैयार हुई है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी। वही कह रहा हूँ ना, वही लोकल ब्रांड को सपोर्ट करने के। हाँ, यहाँ पे तो एक पाकिस्तानी ब्रांड आया था एडम रेवो, वो तो रोल दिया था उन्होंने पाकिस्तान में। क्या हुआ? पाकिस्तान में वो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है अभी कि लोकल ब्रांड्स को ट्रस्ट किया जाता है। एक कंपनी थी जो आई थी जिसने स्टार्ट किया था, एडम नाम था उस कंपनी का।
उन्होंने एक ही मॉडल निकाला था बस, फिर बस वो आखिरी मॉडल था वो, उसके अलावा तो कोई आया नहीं। मैंने देखी नहीं आज तक वैसे एडम, मैं भी चेक करता हूँ एडम कार ग्रुप वो पाकिस्तान। तू मुझे सर्च करेगा ना तू, ये क्या है, एडम रेवो लिख। एडम रेवो, यार ये क्या मनूस है। अंडा लग रहा है ना। हाँ लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, 2005 से हाँ 2006 सही। नहीं, मैंने कब कहा बुरी है, फॉर स्टार्टिंग अच्छी गाड़ी है। यहाँ फॉर स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग बहुत काफी अच्छी खासी है। ये पाकिस्तान की गाड़ी है, पाकिस्तान में बनी है। सारा पाकिस्तान में तैयार हुआ है, हाँ A to Z सारा कुछ। हाँ, इट वाज नेशनल प्राइड। तो इसको क्यों छोड़ा? बट बस वो जो जापानीज ब्रांड्स हैं, लोग पागल हैं यहाँ पे। लोगों का यही है कि हम पागल हैं गाड़ी लिए। हाँ तो फिर वो काफी ज्यादा, कंपनी भी काफी ज्यादा बूटस्ट्रैप्ड होनी है पैसों की तरफ से। एडम कंपनी का नाम था एडम मोटर कंपनी, नाम भी ठीक था, बट 8 साल बाद कंपनी बंद हो गई। हाँ लोकली अच्छा, यहाँ पे एक ब्रांड और था। भी दिखाया जा रहा है, आरिफ हुसैन A1 टीम पाकिस्तान सीट होल्डर एंड एडम खान ड्राइवर। ये क्या? यहाँ पे कोई AMC ये यहाँ पे यार कोई नाम अच्छा है वैसे, AMC। AMC नाम है इनका। एडम मोटर था ना, AMC पे अगर आप देखो ना बोलने में ठीक लगता है, मजे का लगता नॉट बैड यार। इन्होंने निकाली है, अच्छा एक मॉडल नहीं था, 3-4 मॉडल थे बाकी, लेकिन वो इतना चले नहीं। ठीक है, कोई पाकिस्तान की F1 भी है कोई? F1 टीम। हाँ F1 टीम है कोई पाकिस्तान की फार्मूला 1? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने एडम सर्च किया तो फौरन यहाँ पे साद अली फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन फार्मूला 1। वो ड्राइवर होगा ना। हाँ और यहाँ पे एक गाड़ी भी शो कर रहे हैं प्योर ग्रीन और व्हाइट पाकिस्तानी कलर्स में। हाँ एक है, पाक नाम है उसका गाड़ी का, फार्मूला 1। लेकिन यार वो तब है ना, अगर आपको कोई लोकल कार ब्रांड आपका अपना हो, सपोर्ट कर रहा हो। हाँ क्योंकि बेसिकली अगर आप आउटसोर्स करके गाड़ी बना रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन उसका फायदा क्या है? हाँ उनकी टीम सारी जो है ना वो इंटरनेशनल है, सिर्फ ड्राइवर जो है वो पाकिस्तानी है, इस वजह से वो पाकिस्तान इंडिया का represent इंडिया कर का भी इसी तरह ही है, सहारा नाम है मेरे ख्याल से उनकी टीम का, लेकिन काफी सहारा रिनाउंड है। सहारा F1 रेसिंग। F1 इंडिया, सहारा फोर्स इंडिया। हाँ इसके इंजन अच्छे हैं, काफी अच्छा ब्रांड है। काफी अच्छी जीते गाड़ी हैं है। आज तक कुछ भी नहीं है, लेकिन 203 रेसेस में एंटर, ड्राइवर्स में तो इनके इंटरनेशनल अच्छे ड्राइवर्स हैं। हाँ लेकिन इंडिया के पास अच्छी गाड़ी की कंपनीज भी तो है ना। लेकिन इंडिया के गाड़ियां पास तो जैगुआर है, इंडिया इंजन के तो इनका पास वो है ना, इंजन इनका मर्सिडीज का यूज करते हैं, मर्सिडीज और फरारी का। पेट्रोनास। हाँ अगर सारी की गाड़ियों के इंजन सेम है तो फिर रेस क्यों लगाते हैं? यार रेस सिर्फ क्रिकेट के एग्जांपल है, PSL है, सब खेल तो बैट बॉल से रहे हैं ना, सेम उसी चीज रख। लेकिन बात है कि नंबर 1 कौन आता है, होता ये है कि F1 जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है, इसमें डिफरेंट टीम्स होती हैं। वो किसी भी कंपनी की इसमें होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स की 4-4 गाड़ियां होती हैं, लेकिन वो ब्रांड की रेस नहीं होती, वो होती है टीम्स की रेसिंग होती है। वो टीम कोई भी ऑन कर सकता है, तू जाकर टीम खरीद ले आज, और अगर तू आता है क्वालिफाई करके आता है तो तू F1 रेसिंग में आ सकता है। बेशक तू फर्ज कर मर्सिडीज से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप मुझे गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। ये सीन है इनका। सही, आई अंडरस्टैंड। खैर वापस आते हैं टॉपिक VW ग्रुप की तरफ को। तो फसी, तुझे VW ग्रुप में क्या चीज ऐसे महसूस होती है जो तू कहता है कि मुझे ये बहुत फैसिनेट करती है? बाद में जिनकी ये फैसिनेट करती है कि इनकी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन कितनी ज्यादा है, कि मतलब कोई भी इनका ब्रांड फेल्ड नहीं है। यूजुअली आप बाकी जो ग्रुप्स हैं में आप एग्जांपल देखो, जिस डाकिया एक ब्रांड है और टोयोटा का डाइहात्सु ब्रांड है, ठीक है।
बाकी ग्रुप्स के इस तरह काफी कोई एक ना एक ब्रांड जरूर होता है जो फेल होता है, ठीक है, इतना सक्सेसफुल नहीं होता, इट्स नॉट ब्रिंगिंग एनी मनी इन। बट VW के जितने भी मोस्टली सारे ब्रांड्स हैं वो दे आर अर्निंग गुड मनी एंड दे आर रिनाउंड इन ऑल द मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड ये नहीं कि उनकी इमेज भी अच्छी है हर कंट्री में, ऑडी की इतनी अच्छी इमेज है, बेंटले की इतनी अच्छी इमेज है, लैम्बोर्गिनी की इतनी अच्छी इमेज है, बुगाटी की तो फिर वो तो अलग क्लास में है ना सब कुछ। तो मेरे ख्याल से VW हैज सक्सेसफुली रिटेन इट्स मनी एंड जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो फ्रूटफुल रही है उनके लिए। और उन्होंने क्या कहते हैं, एक होता है ना एक टाइम आता है जब कंपनीज कुछ ब्रांड्स पे फोकस करना छोड़ देती हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। मतलब ये नहीं कि डिजाइन भाई ऊपर जो VW के डायरेक्टर्स हैं जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक डिजाइन नहीं होगा, नहीं इस तरह नहीं होता सिस्टम उनका। ये कि फर्स्ट अगर ऑडी है ना तो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, डिजाइनिंग वगैरह A to Z सारे कुछ डिसीजन लेंगे। बट VW ग्रुप का ये है कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो शेयर होते हैं। जिस तरह जो पोर्श सियान का प्लेटफॉर्म है ना, अंडर बॉडी फ्रेम जो है वो शेयर करती है लैम्बोर्गिनी उरुस के साथ। सही। और वही प्लेटफॉर्म यूज होता है बेंटली बेंटेगा में। तो बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो आप देखो ना पोर्श सियान का जो वो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। और वही बाकी ब्रांड्स ने यूज किया है, जो टाइम सेव हुआ है, पैसे सेव हुए हैं, वही पैसे उन्होंने डिजाइन पे लगाए हैं, वही पैसे उन्होंने फ्यूचर रिसर्च पे लगाए हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है कि the money is being spent smartly in the group। क्योंकि आप एग्जांपल ले लो तो जिस तरह सबसे बड़ी यूएस का जो ग्रुप है GMC ग्रुप, जनरल मोटर कंपनी जो है, मोस्ट ऑफ इट्स मेरे ख्याल काफी ब्रांड्स जो हैं वो they aren't making any money and they are planning to close most of its brands, जिसमें उन्होंने कुछ बंद भी किए हैं। काफी फेमस है कॉनियाक ब्रांड है, वो उन्होंने काफी साल पहले बंद किया और अब वो दे आर कंसीडरिंग टू क्लोज शेवलेट। शेवलेट ने वैसे इतनी कोई मजे की गाड़ियां भी तो नहीं निकाली, लेकिन अब तुझे पता है फसी वॉल्क्सवैगन का मतलब क्या होता है? वॉल्क्सवैगन का मतलब कार ऑफ द पीपल, कार ऑफ द पीपल, लेकिन कार फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल नहीं, कार फॉर द पीपल के जो कार फॉर द पीपल। तो इसकी स्टोरी शुरू ऐसे हुई थी कि हिटलर ने कहा था कि मैं एक गाड़ी बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी अवाम, जो कि मेरे जर्मन लोग हैं, इनके लिए हो, जो कि ऑटोबान यानी कि मोटरवे पे 100 की स्पीड पे चलती जा सके, कंटिन्यूअसली 100 की स्पीड पे चले, और उसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं, यानी कि एक फैमिली बैठ सकती है उधर, ठीक। और उसकी कीमत होनी चाहिए इतनी कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके, और वो काफी ज्यादा कम तेल इस्तेमाल यानी काफी ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए। हाँ, वो वॉल्क्सवैगन की पहली गाड़ी थी जिसका नाम था मारीन खेफा। मारीन खेफा का मतलब होता है मारीन खेफा, क्या यार उसका क्या कहते हैं मारीन खेफा यार, वो एक छोटा सा इंसेक्ट नहीं होता जो कि उड़ता है, जिसके लेडी बर्ड एग्जैक्टली, मारीन बीटल, वॉल्क्सवैगन बीटल कहते हैं ना उस गाड़ी को, एग्जैक्टली मारीन खेफा, सही। बीटल, और वो जो है ना पहली वॉल्क्सवैगन की गाड़ी थी, और उस वक्त पोर्शे ने जो है ना असल में डिजाइन वगैरह तैयार किया था वॉल्क्सवैगन मारीन खेफा। तुझे पता है वो गाड़ी कितने साल चली है? बहुत देर, कितने एग्जैक्ट साल का नहीं, 2003। अभी रिसेंटली इन्होंने जो बीटल वो डिसकंटिन्यू किया था 2010 में, क्या कहते हैं आई है जो सेम बीटल थी ना, सेम बीटल 1938 में डिजाइन बना था, वो 2003 तक चली है माइनर चेंजेस डालकर, ठीक है। बट फिर 1998 में उन्होंने इसकी शेप चेंज कर 2010 तक चली थी वो। सही, तो काफी साल चली है उनकी गाड़ी वो। ऐसी है वैसे मेरे ख्याल से ये जो मूवमेंट जो शुरू हुई है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि गाड़ी की फेस लिफ्टिंग और गाड़ी हर साल तकरीबन चेंज, और ये सारा जो ये मेरे ख्याल से 2005, 6, 7 में मूवमेंट आई थी ज़रा। उससे पहले तो एक ही मॉडल था, जैसे BMW का एक ही मॉडल था जो कि कितनी देर चलता रहा, कितने साल,
यार एक गाड़ी का जो ब्रांड कंपनी का मॉडल जो था वो एटलीस्ट 8 to 9 ईयर चलता था बड़े आराम से। ऐसे ही है। फिर अब उन्होंने कहा कि यार देखो उससे ये होता था कि जो कस्टमर की इंटरवल होता था ना, टेंशन होती थी, वो बहुत चांसेस होते थे डाइवर्ट होने के। बंदा कहता था यार इनकी तो एक ही गाड़ी है, अब फर्ज कर तेरे पास पैसे आए हैं और एक गाड़ी हर बंदे के पास है, वो दिख रही है, और एक नई गाड़ी आती है उस किसी और कंपनी की, तू तो अपने पैसे उधर ले जाएगा ना उसके पास। ऐसे ही है। तो एक आइडिया रिलीज किया गया कि आफ्टर फर्स्ट करो हम ड्यूरेशन कम कर देते हैं। अब उन्होंने कर दिया 6 years, मोस्टली 6 to 5 years होता है टाइम। अब उसमें होता है कि आफ्टर 2 years 3 years वो गाड़ी को फेसलिफ्ट दे देते हैं, वायर से चेंजेस दे देंगे, लाइट चेंज कर देंगे, बम्पर ऐड कर देंगे, 2-3 फीचर्स दे देंगे। ऐसे है जैसे अवेंटाडोर भी कितनी देर से सेम ही शेप में चल रहा है। बस वो क्या करते हैं हर साल बाद एस निकाल देंगे, सुपर स्पोर्ट सा करके नाम डाल के ना, हर साल 4 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर डाल के लोग कहते हैं भाई ब्रांड न्यू कार मैन। उससे ये होता है कि लोगों की अटेंशन स्पैन कंपनी की तरफ रहता है काफी देर तक। ऐसे है। तो फेसलिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आई डोंट नो कि शायद VW ने शुरू किया या किसने शुरू किया, बट VW हैज मास्टर्ड इट, क्योंकि इनके इतने ब्रांड्स हैं और वो अमूमन आमतौर पर करते रहते हैं ये अपने सारे मॉडल्स के साथ। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब तो मेरे ख्याल से ये नॉर्म बन गया, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फेसलिफ्ट कब आएगा इस गाड़ी का। ऐसे ही है, वही मैं भी कहने लगा था कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ 2-3 साल में गाड़ी की तरह सी जो है ना शक्ल चेंज हो या फिर कोई चेंजेस आए गाड़ी में। सही मेरे ख्याल से जैसे ऑडी का तकरीबन हर साल जो मॉडल का जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल जो मॉडल की नई फेसलिफ्ट या फिर जो भी होती है, जैसे ऑडी A5, फिर ऑडी R5, RS5। सही हाँ वो तो उनकी स्पोर्ट है ना, स्पोर्ट डिवीजन है। हाँ तो उनकी तरफ को जैसे जैसे ऑडी S5 RS5 सही, तो ऑडी की बहुत ज्यादा शेप चेंज हुई है उन सारी गाड़ियों में। हाँ इस तरह की बिल्कुल। वैसे तुझे ऑडी में कौन सी पसंद है फसी? ऑडी RS7। भाई क्या कमाल गाड़ी है यार। इस गाड़ी की बैक देखी तूने? कमाल कमाल। पुरानी वाली तो बहुत कमाल थी, अब नई वाली तो उससे अच्छी है। पुरानी वाली पे भी अभी तक मेरा दिल है, जो बिल्कुल स्लोप मेरा भी दिल है, वो तो बहुत प्यारी थी, बहुत कमाल थी वो। मैं कहता 18 तक चली है, 19 में नहीं शेप आई है, और ये बहुत एंग्री और काफी मस्कुलर लुक है इस गाड़ी की। ऐसे ही है। जो नई है वो ज्यादा ज्यादा एलिगेंट्स की तरफ को गई है। हाँ जो इससे पिछला मॉडल जो था सही, तो प्रॉपर गाड़ी जिन 20 लगती है, जिन 20 वाकई। और उस गाड़ी की हॉर्स पावर भी अच्छा है, बहुत स्पीड भी अच्छी, 600 हॉर्स पावर है। यार मैं बैठा हूँ आज तक A7 में। हाँ मैं बैठा हूँ A7 में सही। बहुत अच्छी है, बहुत कमाल है गाड़ी। मैंने देखी हुई है, मैं बैठा नहीं, लेकिन पर इंशाल्लाह बैठेंगे बहुत जल्द आप सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह। जर्मनी में जब आएगा ना फसी तो फिर करेंगे हम इंशाल्लाह। रेंट पे लेकर ऑटोबान पे भाई नप दे नहीं मैंने लेकिन उससे वो करने से पहले कोरोना तो खत्म होए पहले यार। हो जाना जी, देखिए यार कोरोना की तरफ से थोड़ी भूल जाना सबने। कोरोना की तरफ से थोड़ी सी बात करें तो कोरोना के नंबर वैसे सिर्फ एक कंट्री जर्मनी में और चाइना में, कुछ 2 कंट्रीज हैं जर्मनी में और चाइना में स्टेबल हुए हैं। पाकिस्तान में तो तुम्हारी खैर हो जाए यार, भाई लाख हो गए। और पता नहीं टेस्ट कितने अब 100 के 100 यार रोज की इनकी कैपेसिटी है 15,000 के टेस्टिंग की पाकिस्तान में अभी, और टेस्ट हुए हैं अराउंड 7 लाख लोगों की, 7-8 लोगों की। और जो रेशो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि अराउंड 6 out of 10 people have corona in Pakistan। पाकिस्तान की अवाम, कोरोना का बहुत ही बड़ा मसला है पाकिस्तान में। नुकसान पता क्या आया था? देखो इन्होंने लॉकडाउन किया था, बहुत लीनियंट लॉकडाउन था कि लोगों की मूवमेंट पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी,
ठीक है, कुछ एरियाज में स्ट्रिक्टनेस थी बट मेजॉरिटी नहीं थी। उनको जिस तरह बाकी कंट्रीज ने कर्फ्यू लगाया था ना, लॉकडाउन किया कि आप निकल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, गैदरिंग पे मना था। लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन लगे हैं, दूसरे घर जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। मतलब स्टूपिडिटी है ना तो गवर्नमेंट का एक तो रिस्पांस भी यही था कि भाई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, तो इजी रहो, अवाम भी चिल रही। ये तो गवर्नमेंट का होता है ना कि अवाम को ऑनेस्टली उनको इन्फॉर्म करें भाई बहुत सीरियस मर्ज है, घर बैठो बगैर तो। और ऊपर से काफी कंस्पिरेसीज भी हैं कि जिस वजह से पाकिस्तान में केसेस फैल रहे हैं, और वो तो चलो अब कंफर्म रीजनिंग नहीं है, बट जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इन सब का वो ये था कि ईद से 2 वीक्स पहले जो उन्होंने लॉकडाउन उठाया था। मुझे डिसीजन की आज तक नहीं समझ आई कि क्यों लॉकडाउन उठाया। यार मेरे ख्याल से जस्ट टू प्लीज सम सर्टेन ग्रुप इन द मैनेजमेंट, उनको खुश करने के लिए उन्होंने शायद लॉकडाउन खोला है। बट वही लॉकडाउन को अगर ईज डाउन करना था वो ईद के बाद खोल देते ना, तो आज केसेस और 50,000 से नीचे होते। लेकिन अब यार सिर्फ 700,000 अगर 1 मिलियन केसेस भी टेस्ट किए हो तो 10% अवाम को कोरोना। क्योंकि एक एक्सपर्ट ने अपनी जो कैलकुलेशन की उसने कहा था अराउंड 5 to 6 lakh people in Lahore have corona, खाली लाहौर में। और मसला पता है क्या पाकिस्तान में है ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक केसेस, मतलब कि सिम्टम्स शो होते ही नहीं है इनको। सही, उसकी क्या रीजन? मैंने जितने भी मेजॉरिटी इसकी रीजन जो मुझे लगता है ना वो ये था कि फ्यू इयर्स अगो पाकिस्तान में सार्स वायरस आया था, ठीक है, यहाँ पे इतनी उसके बारे में प्रिकॉशंस नहीं ली गई थी, ठीक है, ना इतनी रिसर्च हुई थी, ना इन्फॉर्मेंट हुई थी। मेरे ख्याल से सार्स इज अ टाइप ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, वो बेसिकली यही कोरोना वायरस है। ऐसे है। मेरा ये ख्याल था कि सार्स पाकिस्तान में फैला है और पाकिस्तानियों में इम्यूनिटी आ गई थी उस वक्त इस वायरस से रिलेटेड, जिन्होंने मरना था वो मर गए थे बाकी बीमारियों से, क्योंकि टेस्टिंग तो कोई कर नहीं था वायरस की, ना किसी को पता था वायरस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे लोगों में इम्यूनिटी आ चुकी थी उस वक्त, एंड फिर कोरोना वायरस आया तो ये हो गया पाकिस्तानियों में ऑलरेडी इम्यूनिटी थी इस वायरस से कुछ हद तक, तो लोगों को सिम्टम्स उस तरह शो नहीं हुए जिस तरह यूजुअली होने चाहिए थे, ठीक। तो मतलब इसका नुकसान भी ये है ना कि देख अगर फर्ज कर तुझे सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, तुझे पता ही नहीं तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं, और तू वायरस फैलाई जा रहा है, बेशक तो ठीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद, लेकिन कुछ लोग हैं फर्ज कर जो सार्स से एक्सपोज नहीं हुए थे, वो तो उनके लिए तो मुश्किल है ना, उनके लिए तो फॉर दिस इज अ न्यू थिंग। ऐसे बहरहाल लेकिन सबसे अच्छा मैंने जो किया ना इस वायरस को 2 कंट्रीज ने किया पूरी दुनिया में, 3 कंट्रीज ने बल्कि, आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। वियतनाम ने सबसे बेस्ट मैनेज किया। तुझे नहीं, न्यूजीलैंड ने किया, न्यूजीलैंड में तुझे पता है 6 दिन हो गए एक केस नहीं आया, एंड दे हैव ओनली 1 पेशेंट लेफ्ट जो कोरोना वायरस को रिकवर कर रहा है अभी। वियतनाम में केसेस है ही नहीं, वो तो फिर गलत है ना, वो कम्युनिस्ट स्टेट है, वहां पे ऑब्वियसली उन्होंने केसेस, वो तो नॉर्थ कोरिया में कोई केस नहीं है। नहीं ऐसे की बात नहीं है, वियतनाम में केसेस खत्म हो चुके हैं सारे के सारे, क्योंकि नहीं वियतनाम में बहुत कम है, वियतनाम की सबसे बेस्ट काम वियतनाम ने किया। किसने कहा तुझे? यार मैंने इसके पे काफी ज्यादा डिटेल से पढ़ा था, और वियतनाम का न्यूजीलैंड का देखिए यार, न्यूजीलैंड में एक केस नहीं आया पिछले 6-7 दिनों में। अभी देखता हूं मैं, अभी फिर मैं देखता हूं वेबसाइट जो है ना उस पे, ये इंडिया का देख, इंडिया कितना ऊपर पहुंच गया भाईजान, मैं आपको अपडेट करता हूं। यूएसए में 2 मिलियन न्यू केसेस हैं, ठीक है इस वक्त, एंड जो डेथ होगी वहां पे 1,12,000 लोग मर चुके हैं, ठीक है, 1,12,000 बच गए वैसे। और सेकंड नंबर पे है ब्राजील है, 678,000 केसेस है वहां पे, 6 लाख केसेस है। थर्ड पे रशिया है, और हमारा इंडिया है छठे नंबर पे 2.5 लाख लोगों के साथ। जर्मनी तो नीचे, जर्मनी तो नीचे ही रह गया। जर्मनी 9th नंबर पे है। हाँ जर्मनी काफी देर वैसे सेकंड पे था, अब 9th पे चला गया। हाँ इटली नीचे आ गया, स्पेन भी काफी
गर्म रहा है, वो भी 4th नंबर पे आ गया है। सऊदी अरेबिया में बड़े जल्दी भर रहे हैं केसेस। पाकिस्तान में आज 4000 यार सऊदी अरेबिया में क्या वजह हुई है यार? वो यही है ना कि एक तो रिलीजियस कैपिटल है ना दुनिया का, तो बड़ी दुनिया आती थी वहां पे, हर तो वो, दुनिया लेकिन से वो लोग तो उन्होंने आते हैं बंद कर दिया सारा कुछ। वो थोड़ा लेट बंद किया ना उन्होंने, थोड़ा लेट हो गया। जैसे चाइना में मसला किया उन्होंने फौरन ही बंद कर दिया था। उन्होंने पता बहुत नहीं फिर किस तरह फैला वहां पे। उन्होंने बहुत अर्ली प्रिकॉशन लिया वो था। तो चाइना के साथ बंद किया ना उन्होंने, लेकिन बाकी दुनिया तो आ रही थी उम्रा करने, तो लोग आ रहे थे। नहीं और देखो उन्होंने उम्रा सारी दुनिया को बंद कर दिया था उन्होंने। चल मेरी बात सुन, देख अगर पूरी दुनिया में से भी अगर 1000 लोग आते हैं वहां पे जिनको वायरस था, और आरओ फैक्टर जो था वो इस वायरस का है 2, ठीक है, तो अगर आप उस वायरस को क्या कहते हैं आरओ फैक्टर के साथ करो 2 के साथ, अगर आप 10 रन करो तो वो 1000 लोगों ने 2000 लोगों को वायरस दिया, ठीक है, 2000 लोगों ने और 2000 लोगों को वायरस दिया, जो हो गए 4000 हो गए। ऐसे ही वो 4000 लोगों ने और 2000 लोगों को दिया, वो 8000 हो गए। 8000 लोगों ने और 2000 लोगों को दिया, वो हो गए 16000 हो गए। इस तरह करके आप देख लो कितनी देर हो चुकी है उससे। ऐसे वियतनाम में टोटल केसेस आए हैं 329 और जिनमें से 0 डेथ्स हैं। 300 केसेस 329 केसेस। तो उन्होंने टेस्टिंग में देखो कितनी की है, 2 लाख तो टेस्टिंग की उन्होंने। यार वियतनाम ने जैसे ही चाइना में साइंस आए ना, उन्होंने फौरन ही अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। उन्होंने फौरन मास्क पहनना शुरू कर दिए थे, और उन्होंने फौरन न्यूजीलैंड का मैं चेक करता हूँ, न्यूजीलैंड 1500 केसेस हैं टोटल अब तक, जिसमें से 22 लोग मरे हैं, और सिर्फ एक एक्टिव केस है उनका विश्व, और 8 दिन हो गए हैं कोई नया केस नहीं आया। ऐसे ही उनका जो लास्ट केस आया था ना, वो आया था 28 मई को, और वो भी केस नहीं था, वो भी डेथ थी। जो लास्ट केस आया ना उनका न्यूजीलैंड में, वो 22 मई को आया है, और वो भी सिर्फ एक केस था। मजे की बात है। तो अराउंड 16 डेज वहाँ कोई वायरस नहीं आया, तो मतलब 2 वीक्स में अगर कोई वायरस नहीं आया, इसका मतलब कि नया केस नहीं आया, तो मतलब कि they have successfully stopped the spread of the virus. Exactly. जर्मनी में अभी जो है ना सेकंड वेव आएगा, मैं इससे बहुत पॉजिटिवली आएगा, क्योंकि देखो ना वजह पता क्या सेकंड वेव की, क्योंकि कंप्लीटली उन्होंने वायरस खत्म नहीं किया। न्यूजीलैंड में नहीं आ सकता सेकंड वेव, अब अगर वो बॉर्डर्स ओपन करते हैं ना तब आएगा बाहर से, वरना नहीं आ सकता। जर्मनी में बड़ा मसला क्या है यार, तो सिटी में जाओ ना, वहां ऐसे फिर रही है जैसे नॉर्मल दिन हो, मास्क के बगैर मास्क के बगैर भी लोग फिर रहे हैं। लेकिन शॉप्स वगैरह में तो ऑफ कोर्स सिर्फ मास्क के साथ जा सकते हो। सारे शॉपिंग एरियाज, हर चीज, सारा कुछ खुल चुकी है जैसे नॉर्मल। क्योंकि देखना उनके अभी एक्टिव केसेस कितने हैं, 8000 एक्टिव केसेस हैं अभी। 8000 एक्टिव केसेस हैं। हाँ, उनमें से अब देखो ना, अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना वहाँ पे अभी भी, देयर इज अ चांस कि वहाँ पे सेकंड वेव, अब ईरान में सेकंड वेव आ गई है, चाइना में भी सेकंड वेव आ चुकी है, और रशिया में भी सेकंड वेव आया ना, रशिया में भी सेकंड वेव है, ब्राजील में सेकंड वेव है। अब यूएसए में प्रोटेस्ट खत्म होंगे तो देखिए कितने केसेस आएंगे। अब यूएसए में तो अभी बहुत बड़ा मसला होने वाला है भाई। यूएसए तो ये जो रेशियल वॉर स्टार्ट हुई है ना, जितना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, इससे तो पता नहीं कितने ज्यादा केसेस आ जाएंगे यार इससे तो। यार कभी कभी महसूस नहीं होता कि मुझे, मैं वाकई जो है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि यूएसए में ये इतने बड़ा स्टेट हो के भी, इतना सक्सेसफुली हो के भी, सही हर जगह ड्रीम प्लेस, सही अमेरिकन ड्रीम, हर चीज, लेकिन यूएसए के लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं? यूएसए का प्रेसिडेंट इतना पागल क्यों है? तो बताऊं क्यों? क्योंकि यूएसए इज ए प्योरली कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, पैसा सिर्फ वहीं लगाया जाता है जहां एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से उनकी एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह ही काम करता है, उनका हेल्थ केयर सिस्टम भी इसी तरह ही काम करता है। और वहां पे देखो
सबसे बड़ा फैक्टर है हॉलीवुड। हॉलीवुड ने उनको इतना डम डाउन कर दिया है कि उनकी ज्यादा जो कंजम्पशन है वो मीडिया है, ठीक है। अब जितने भी उनके जो नॉलेजेबल लोग हैं अब के दौर में, वो सारे इमिग्रेंट्स हैं, यूरोप से आ रहे हैं, एशिया से आ रहे हैं, ठीक है। खुद के जो अपने लोग हैं वो ज्यादातर क्या गवर्नमेंट में ज्यादा हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के हिसाब से देखो इतना आगे नहीं है, और उनका सब कसूर है उनका ये एजुकेशन सिस्टम उनका जो बहुत आउटडेटेड है। वो इस वजह से क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है चेंज करना। मेरे ख्याल से फ्यूचर में या कभी ना कभी टाइम आएगा, स्लोली बट स्टेडीली, मेरे ख्याल से हमारी लाइफ के अंदर ही आएगा कि यूएसए की वो वैल्यू बिल्कुल नहीं रहेगी जो कि आप इस वक्त है। ये वही टाइम है, यूएसए की वैल्यू खत्म हो चुकी है। यूएसए का हेल्थ सेक्टर पूरी दुनिया ने देख लिया है, तबाह होकर गिर गया। नो कंट्री इन द वर्ल्ड ट्रस्ट यूएसए, ठीक है। ब्रिटेन इज अगेंस्ट यूएसए, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इज अगेंस्ट यूएसए। अब रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग कट कर दी है, ठीक है। यूएन में फंडिंग नहीं कर रहे अब उस तरह वो। तो मुझे बताओ, उनकी इंटरनेशनल सपोर्ट खत्म हो चुकी। द होल वर्ल्ड सीज देम एज अ डम नेशन। और उस सब की रीजनिंग कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प की एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स मैं तो ये बात बताता हूँ, हाँ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो अभी निकली हैं, हाँ वो क्या कहते हैं इसकी रेप पे जो आई हैं, हाँ एनोनिमस ने जो रिलीज की हैं, हाँ पता नहीं किस हद तक सच्चाई है किस हद तक फेक है, पता नहीं यार। डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो लगता है सच ही है। मैं तो ये बात चाहता हूँ, हर कौम को मिलते हैं 100 साल पूरी दुनिया में अपनी स्ट्रेंथ और हाथ बंद करके हुकूमत करने की। यूएसए से पहले ब्रिटिश का टाइम था, पूरी दुनिया में उन्होंने हुकूमत की थी। कहते थे कि दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ब्रिटिश ना हो, और द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। बहुत बड़ा मुहावरा था कि अगर एक जगह सूरज गुरूब हो रहा है तो एक जगह सूरज निकल रहा होगा और वहां ब्रिटिश एम्पायर होगी। और आज देख ले ब्रिटिश का क्या हाल है। They're almost on the verge of collapsing. ऐसे है। यूरोपियन यूनियन लीव कर दिया, they don't have international support anywhere. ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश से पहले आपका let's come to the point. फसी, नेक्स्ट वर्ल्ड पावर कौन होगी? नेक्स्ट वर्ल्ड पावर इनडायरेक्टली इसराइल, ठीक है। फ्रंट फेस पे चाइना, क्योंकि चाइना इज नाउ इनसाइड यूनाइटेड नेशन। चाइना, अच्छा वैसे चाइना ने इतनी जगह खरीदी है ना, इतनी जगह है जो कि चाइना के हाथों में है, सही। ये जो ईस्ट है ना, ऑल ऑफ ईस्ट इज अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में इतना कुछ है जो कि सिर्फ सारा कुछ चाइना को बिलोंग करता है। हाँ, अब देखना, फर्स्ट स्टेप था उनका कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रेड स्ट्रॉन्ग करनी, पूरी दुनिया चाइना पर रिलाई करनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े कंपनीज उन सबके प्लांट चाइना में हैं, इंक्लूडिंग एप्पल। जो यूएसए की प्राइड है, उसकी सारा फोन चाइना में बनता है। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट स्टेप है कि जो अपने नेबर्स पे कंट्रोल रखो, जिसमें पाकिस्तान पे कंट्रोल है उनका, मंगोलिया पे कंट्रोल है, नॉर्थ कोरिया पे कंट्रोल है उनका, जापान पे उनका कंट्रोल है। जापान कुछ बोलता नहीं चाइना के खिलाफ। फिर नेक्स्ट स्टेप था उनका कि आहिस्ता आहिस्ता आप आओ डोमिनेंस पे आओ, कि जिन कंट्रीज को आप लोन दो पूरी दुनिया को, ठीक है। अन्य वहां उन्होंने कंट्रीज, पाकिस्तान को इतना लोन दिया, फिर उन्होंने बांग्लादेश को इतना लोन दिया, फिर अफ्रीकन कंट्रीज को इतना लोन दिया। फिर जब वो लोन की पेमेंट की बारी आती थी, वो कहते थे आप हमें लोन पेमेंट ना करें, आप हमें जगह दें और प्रोजेक्ट्स बनवाएं हमसे, ठीक है। वो एक प्रोजेक्ट होता था, वो प्रोजेक्ट्स बनाते थे, वहां पे वो बनाते थे अपना बेस, मिलिट्री बेस, ठीक है। इस तरह उनकी मिलिट्री प्रेजेंस भी आ गई इन इलाकों में। अब ये सब प्रोजेक्ट है उनका चाइना का वन बेल्ट इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने हैं, कि जो चाइना के ट्रेड रूट्स है ना, जहां से इनकी शिपमेंट गुजरती है, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब तो गौर करेगा तो
उन सब उस शिपिंग रूट्स पे हर कंट्री को चाइना ओन करता है, मलेशिया, सिंगापुर, अब वो हांगकांग पे कंट्रोल करने लगा है, ठीक है। तो चाइना नेक्स्ट पावर इस तरह है क्योंकि ट्रेड पे उनका कंट्रोल है, फिर अब मिलिट्री डोमिनेंस उनकी सामने आ रही है, इंडिया के अंदर आकर बैठ गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा उन्हें। ये इसके बारे में मुझे नहीं पता लद्दाख के एरिया चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे लगता है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी। तो अराउंड अ मंथ को जो इंडियन की आर्मी के कुछ फोर्सेस ना गलती से उस साइड पे चले गए, चाइना के साइड पे, उन्होंने चाइनीज फौजियों ने मारा उनको, मार मूर के बाहर फेंका उनको, ठीक है। तो ये चाइना ने 10,000 ट्रूप्स भेज दी इंडियन इलाके के अंदर, तो दे नाउ आर इनसाइड अबाउट 50 to 60 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ गए हैं बॉर्डर के, अपने बेस बना लिए हैं, टैंक्स आ गए हैं, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक है। और इंडिया बेबस है, इंडिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय नहीं की वहां पे, हालांकि दे हैव अराउंड 700,000 ट्रूप्स उस एरिया में खाली, और वो कुछ नहीं कर पा रहे चाइना का। इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई प्रेशर नहीं कर रही चाइना को। ये देख रहे हैं गेम बाकी। और चाइना ने जो इंडिया का नेबर है नेपाल, उसको फोर्स किया कि तुम लड़ो इनके साथ। अब नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गए चाइना इंडिया के साथ। जब आप किसी कंट्री में पैर रखकर बैठ जाओ ना और पूरी दुनिया चुप है, तो इसका मतलब कि भाई आप मास्टर जी हो, उस्ताद जी हो, आपके सारे पाँव कदम चूमते हैं, तो आप उस्ताद जी हो। कि इस वक्त चाइना पूरी दुनिया को टेस्टिंग किट्स सप्लाई कर रही है, पूरी दुनिया को प्रोटेक्शन किट्स सप्लाई कर रही है जिसमें मास्क वगैरह हैं, ठीक है। पूरी दुनिया को इन चीजें बनाने की मशीनरी दे रही है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त पूरी दुनिया और WHO को चला रही है इस वक्त चाइना। हालांकि चाइना से वायरस फैला है, WHO ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई इंडिपेंडेंट रिसर्च होनी चाहिए। ऐसे ऑस्ट्रेलिया ने बोला इंडिपेंडेंट रिसर्च करो चाइना की कि वायरस फैला किस तरह वहां पे। चाइना ने कहा ਤੁਹਾਡੇ ऐसी कितने ऐसी। चाइना ने इंपोर्ट बैन्स लगा दिए ऑस्ट्रेलिया की गुड्स पे। फिर उन्होंने अब चाइनीज स्टूडेंट पर कर देंगे कि वहां जाकर पढ़ नहीं सकते, टूरिज्म रोक देंगे, ऑस्ट्रेलिया मर जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी टूरिज्म आती है चाइना से उनकी। और ऑस्ट्रेलिया चुप करके बैठ गया और पूरी दुनिया ने कोई प्रेशर नहीं किया कि चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों कर रहा है इस तरह। अच्छा, यानी कि तेरे हिसाब से सारा प्लान चाइना का है पीछे? हाँ, इनडायरेक्टली इसराइल ऑन करेगा कंट्रोल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, इनडायरेक्टली मॉनेटरीली। हाँ, इसको भी सेंटर में मॉनिटर करेगा अपनी बेनिफिट के लिए। अगर लेकिन मेरे ख्याल से इसराइल का फॉल आएगा बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ। इसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से इसराइल का, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल सिस्टम की जरूरत होती है जो कि इसराइल है, ठीक, जो कि वर्ल्ड बैंक से और ये सारा कुछ, ठीक। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप ही है कि डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, और कंप्यूटिंग पावर चाइना के पास है, और चाइना इसके ना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नहीं, हाँ वो है, ये फैक्टर है बहुत बड़ा। खैर हम बहुत ऑफ टॉपिक जा चुके हैं, काफी ज्यादा आज हमने काफी डिस्कशन कर लिया। सही। हम अगर करें बात फॉल्क्सवैगन की तरफ से, फॉल्क्सवैगन या फिर फॉल्क्सवैगन की तरफ से, तो मेरे ख्याल से हम कुछ चीजें जो हमारे लिए सीख सकते हैं वो ये है कि स्वाइस्के के आप एक हर एक सेगमेंट के लिए अपनी खुद गाड़ियां क्रिएट करो, सही। अगर आप अपने डोमिनेंस अचीव करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, तो आप ऐसा भी, उसके लिए एक स्टेप ये भी कर सकते हो कि आप हर डोमिनेंट ब्रांड को खरीदो और अपने लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, उनसे सीखो, उनको अपनी चीजें सिखाओ, लेकिन उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दो और उसके थ्रू अपनी वर्ल्ड डोमिनेंस चलती रहने दो, जो कि चाइना इनडायरेक्टली दुनिया के साथ कर रहा है। और फॉल्क्सवैगन हमारा मकसद ये था चाइना के बाद। Yeah, I guess that's it for Volkswagen today. And if we come across with new information, we'll probably make another podcast on it.
Volkswagen को हम डीपली डिस्कस इससे करेंगे कि उनके बाकी ब्रांड्स के बारे में भी हम बात करेंगे, वो अभी आने वाली एपिसोड्स में हम बात करेंगे। Volkswagen ग्रुप एक इतना बड़ा ग्रुप है कि आप जिस तरफ कभी डीप डाइव करना शुरू हो जाओ आपको 4 5 6 7 घंटे हमारे 5-6 पॉडकास्ट बन सकते हैं सिर्फ Volkswagen की सब्सिडीज पे। ऐसे यार आई गेस फैजान आउटरो कर ले अब तू। चल ठीक, मैं आउटरो करता हूँ। आज काफी बस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। पहले एक गेस्ट, फिर बाद में Volkswagen के बारे में बात करना, और फिर बाद में काफी ज्यादा ऑफ टॉपिक चीजों को डिस्कस करना। और बिल्कुल इस तरफ से मुझे पॉडकास्ट करने का बहुत मजा आया, क्योंकि आज इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स थे। पीपल, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप इट वाज कूल, एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर द लाइक्स एंड फॉर द सब्स। हम मिलेंगे अगली एपिसोड में। हर हफ्ते एक एपिसोड ऑनलाइन जाएगी, और अब हमने अपनी पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज कर लिया है कि डिलेज नहीं आएंगे। हमारी तरफ से इतना ही। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अल्लाह हाफिज़। Take care guys. I told you once and I'll tell you twice.